गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब हम कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। बीच में कुछ एमए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी, तो अभी उससे हम ब्रेक करेंगे और हम अपने वापस कंपटीशन एग्ज़ाम की ओर चलेंगे। तो जो सीरीज़ चल रही है वो यूजीसी नेट की, पीजीटी, टीजीटी, सीटेट इत्यादि जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन के, उस सेक्शन को लेकर हम चल रहे हैं। तो देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पेपर पे चलेंगे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, और यहाँ पे कुछ विद्रोह के नाम दिए गए हैं और वर्ष दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, तो उन्हें क्रम में लगाना था। तो हम सीधे उत्तर पे आ रहे हैं। विद्रोह का नाम है तमिलनाडु के पोलीगारो का विद्रोह, और ये हुआ था 1801 में। यह विद्रोह वीर पी कट्टावामन के नेतृत्व में लंबे समय तक चलता रहा। वेलु थम्पी का विद्रोह, जो कि 1808 से 1809 तक चला, केरल के ट्रवणकोर के राजा पर लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थोपे जाने के विरुद्ध दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें वेलुथम्पी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं मैसूर के किसानों का विद्रोह, जो कि हुआ था 1830 से 31 के मध्य। जबलपुर के बुंदेलों का विद्रोह हुआ, जो कि 1842 में हुआ। हीरापुर के राजा हीर देश शाह के नेतृत्व में बुंदेला ने नेतृत्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चार्टर एक्ट, जिसने ईसाई मिशनरियों का भारत में उनके धार्मिक प्रचार के प्रसार की अनुमति दी, तो वो कौन सा चार्टर एक्ट था? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट है के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में उनके धार्मिक विचारों के प्रचार की अनुमति दी गई। इसके अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। सबसे पहला प्रावधान आता है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। पहले जो व्यापार करते थे वो केवल कंपनी के जो अंग्रेजी कर्मचारी थे, केवल वही व्यापार करते थे, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से सभी ब्रिटेन में रहने वाले नागरिक हैं, उन सबको व्यापार करने का भारत में आकर अनुमति दे दी गई। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, तो यहीं से भारतीयों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया। दूसरा, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थानों को करारोपण का अधिकार दिया गया। करारोपण मतलब कि टैक्स लगाने का अधिकार मिला। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित अवधि के नवाबों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो हमें इसे आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। और ये प्रश्न रहा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर एग्ज़ाम 2016 का। तो आते हैं हम सीधे उत्तर पे। अवध के नवाबों का कालक्रम व्यवस्थित क्रम इस प्रकार से है। आदत खां, जो कि 1722 से 39 तक। सफदर जंग, जो कि 1739 से 54 तक। सुजाउद्दौला 1754 से 1775, और आसफ उद्दौला 1775 से 97 तक। अगले क्रम पर आते हैं, वजीर अली, जो कि 1797 से 98 तक रहे। आदत अली खां, जो कि 1798 से 1814 तक रहे। गाजी उद दीन हैदर अली 1814 से 27 तक। नसीरुद्दीन हैदर 1827 से 37 तक। मोहम्मद अली शाह 1837 से 42 तक। अमजद अली 1842 से 47 तक। इसके बाद वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक।
नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे भी सुमेलित करने का प्रश्न है। अधिकारी दिए गए हैं और उनके विवरण दिए गए हैं और उन्हें हमें सुमेलित करना है। यहाँ कोड के माध्यम से उत्तर दे रहा है, लेकिन हम सीधे चलेंगे उत्तर पे अपने। यहाँ पे देखिए, अधिकारी दिए गए हैं, विवरण दिया गया है। लाल सिंह अधिकारी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब का प्रधानमंत्री और महाराजा दिलीप सिंह की माता रानी जिंदा कौर का प्रेमी था। लाल सिंह। तेजा सिंह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख सेना का मुख्य कमांडर तेजा सिंह था। ध्यान सिंह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से पूर्व पंजाब का प्रधानमंत्री या महाराजा खड़क सिंह के समय में वजीर या प्रधानमंत्री बना था। मूलराज प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया। सालबाई की संधि 1872 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य है उसी का हमें चुनाव करना है, और ये भी प्रश्न रहा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 का। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा सालसेट एवं एलिफेंटा अंग्रेजों के पास रहे। तो यहाँ हम उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। सालबाई की संधि 1782 के निम्नलिखित प्रावधान की शर्तों पर हुई थी। सबसे पहला प्रावधान, जिसे कि हमने टिक भी किया है, सालसेट तथा एलिफेंटा अंग्रेजों के पास रहे। दूसरा इसमें प्रावधान जो किया गया था, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव राघोवा का पक्ष त्याग दिया और पेशवा की ओर से उसकी पेंशन की व्यवस्था की। नंबर 3 हो जाएगा, सिंधिया को यमुना नदी के पश्चिम की अपनी समस्त भूमि पुनः प्राप्त हो गई। बम्बई तथा दक्षिण में एक दूसरे के जीते हुए भू क्षेत्र एक दूसरे को वापस मिल गए। इसके बाद इस संधि के परिणाम स्वरूप हैदर अली को अलकाट के नवाब से जीती गई भूमि छोड़नी पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, कर्तजस क्या थे? कर्तजस क्या थे? तो ये थे पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किए जाने वाले आज्ञा पत्र, जो कि कर्तजस कहलाते थे। पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किए गए आज्ञा पत्र को कर्तजस कहा जाता था। कर्तजस या कार्टज का तात्पर्य परमिट से था, जो हिंद महासागर के रास्ते व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों को लेना पड़ता था। कर्तजस लेने के लिए बाध्य करने हेतु पुर्तगाली अल्मेडा शक्ति का भय दिखाते थे। इसी व्यवस्था को कर्तजस अल्मेडा व्यवस्था की भी संज्ञा दी गई। इस व्यवस्था के तहत भारतीय व अन्य विदेशी जहाज़ों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। ध्यान देने योग्य ये बात है कि पुर्तगाली अधिकारी वाले क्षेत्र से व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह अकबर को भी कर्तजस लेना पड़ा था। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे, मतलब समुद्र पर उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल का सूबेदार जिसकी आज्ञा से फ्रांसीसियों ने 1673 में चंद्रनगर में फैक्ट्री स्थापित की, तो ये हो जाएगा शाइस्ता खां। व्याख्या देखते हैं, बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां 1673 से 74 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक स्थल दिया, जहां 1690 से 92 में उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी स्थापित की। ध्यान देने योग्य बात है कि वर्ष 1698 में फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में सूरत में पहली बार फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित हुई। तत्पश्चात 1669 में भारत के पूर्वी तटों पर स्थित मुसलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई। भारत में पुर्तगालियों की बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? तो पुर्तगालियों की बस्तियों को स्थापित करने वाला पहला गवर्नर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर एग्जाम 2016 में यह आया हुआ है। इसके अलावा NVS PGT MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में भी आया है। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पुर्तगालियों की बस्तियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था। इसने पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करने के लिए शान जल की नीति अपनाई। ध्यान देने योग्य बात है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बाद पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर बना और नीनो डी कुहान वर्ष 1929 और 38 तक भारत का पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर रहा। नीचे आते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। ए कथन है और आर कारण है। तो चलिए रीड कर लेते हैं। ए कहता है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार में स्थापित किया। रीज़न है वह अवध के नवाब के साथ निकट संबंध चाहता था, इस कारण से उसने किया। ए तो बिल्कुल सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा और आर असत्य बता रहा है, तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार स्थापित किया। वह सुदृढ़ किलेबंदी की। मीर कासिम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था और वह उसके प्रभाव से मुक्ति पाना चाहते थे, न कि अवध के नवाब के साथ निकट संबंध बनाने के लिए राजधानी परिवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैनिंग लॉरेंस स्कूल, मिल स्कूल, मेयो नॉर्थब्रुक स्कूल की प्रशासनिक विवाद से संबंधित थे। तो किस विवाद से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे स्थायी बंदोबस्त का क्रियान्वयन, जारी रहना और विस्तार से संबंधित था। व्याख्या देख लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। कैनिंग लॉरेंस स्कूल, मिल स्कूल, मेयो नॉर्थब्रुक स्कूल स्थायी बंदोबस्त का क्रियान्वयन, जारी रहने और विस्तार के विवाद से संबंधित था। स्थायी बंदोबस्त 1790 में जमींदारों के साथ एक 10 वर्षीय समझौते हेतु शुरू किया गया था, जिसे 1793 में स्थायी कर दिया गया। यह व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस के खंड तथा उत्तर कर्नाटक में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग सम्मिलित था। तो यहाँ हमारा प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।